सो ये टर्म अच्छे से पता होना चाहिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास प्रेजेंट इन द सिस्टम, और एक्सटेंसिव those property which depends upon the mass present in the system, right? थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आगे रिवाइज करा पाऊँगा। तो क्योंकि केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स में हम लोग गैस इनक्लोज्ड इन ए बीकर और इन ए सिलेंडर, ये गैस है, इसको हम लोग सिस्टम मान के चलते हैं और इसी सिस्टम पे हमें काम करना होता है। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, और सिस्टम हमारा गैस है, और इस गैस पर हमें बाहर के जो सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का बिहेवियर देखना होता है कि कैसे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन है, कैसे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सिस्टम के अंदर कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 10 डिग्री होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो प्रेशर है वो 2 atm है, एंड इस सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दैट इज़ 1.5 है, और इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 2 लीटर है। और मैं आपसे कहूँ कि इस सिस्टम को 2 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया, तो बताना कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हाफ हो जाएंगी। अगर मैं इसको एग्जैक्टली हाफ कर दूँ, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यहाँ पे है, इसको मैं हाफ कर दूँ तो क्या प्रॉपर्टी हाफ हो सकती है? क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट हाफ हो जाएगा? नो, वॉल्यूम हाफ होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाफ नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाफ नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है, मान लो वाटर है, वाटर एक ड्रॉप हो या वाटर के एक बकेट वाटर हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री लेते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट, इसको हाफ करने का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे एम, कि मास को मैंने हाफ कर दिया है। ठीक है, तो मास को हाफ किया है तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाफ होगा? नहीं हाफ होगा। क्या सरफेस टेंशन हाफ होगा? नहीं हाफ होगा। क्या प्रेशर हाफ हो जाएगा? क्या नो सर। प्रेशर भी हाफ, प्रेशर हाफ नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जब आपने एरिया हाफ किया है तो इस तरह से क्या होगा कि फोर्स कैसे क्रिएट होता है, प्रेशर कैसे आता है? प्रेशर क्रिएट होता है कि कैसे पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं। फोर्स कैसे आता है प्रेशर? ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो अगर आपने एरिया कम किया, मान लो आपने एरिया कम किया, तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो जो कोलाइड कर रहे हैं वो भी कम हुए, तो ये दोनों कम हुए तो प्रेशर जो है सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने वॉल्यूम भी जो है उसी रेशियो से कम किया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो उतना ही रहेगा, एंड इसलिए प्रेशर सेम रहेगा। अभी भी इधर 2 atm प्रेशर, 2 atm प्रेशर लगेगा। अच्छा बताओ, डेंसिटी चेंज होगी? डेंसिटी नो सर। डेंसिटी विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास आपने हाफ किया है तो वॉल्यूम भी तो हाफ किया है। ठीक है, तो डेंसिटी विल नॉट चेंज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या मिली, इंटेंसिव, तो आप क्या क्या बताओगे? आपकी प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, और इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव है। ये सब किसमें मिले आपके? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। सरफेस टेंशन, अच्छा सेल पोटेंशियल भी इंटेंसिव होता है।
क्या कॉपर का जो पोटेंशियल लेते हो 0.34 वोल्ट, क्या वो चेंज करके लेते हो बार बार? नहीं ना। तो जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो सारे क्या हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। सरफेस टेंशन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इस तरीके से अगर मैं एक्सटेंसिव पूछूं आपसे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव में क्या है इसमें मिला आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम हाफ हो रहा है ना, वॉल्यूम हाफ हो रहा है। और क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में? कोई एग्जाम्पल देना। मास, मास, moles, मास, moles, मोल्स। मोल्स इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा? 1 मोल इज ए फिक्स्ड नंबर। मास, अच्छा एनर्जी heat किसमें आएगा? capacity, एनर्जी, एनर्जी एक्सटेंसिव में ना। और एनर्जी में इस चैप्टर yes में sir, 4 एनर्जी आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू या डेल्टा ई, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, डेल्टा यू या डेल्टा ई। ध्यान देना, कुछ और काम नहीं करना है। चैप्टर तभी रिवाइज करूंगा जब आप लोग पूरी तरह पार्टिसिपेट करोगे 11th में। अब एक ही दिन में मुझे सारा बताना है, तो आपको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जिससे मुझे पता चलता रहे तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहूँगा। डेल्टा ई या डेल्टा यू, फिर इसके बाद आपको पढ़ना है डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। इन चारों को आप क्या बोलते हो बताओ जरा? इन चारों को क्या बोलते हो आप? थर्मोडायनामिक फंक्शन। यही 4 चीज़ें हैं जो पूरे केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स को डिराइव करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। और जब आप पढ़ते पढ़ते डेल्टा जी में पहुंच जाते हो तो चैप्टर आपका ओवर हो जाता है। ये चारों एनर्जी हैं, ये किसी कंडीशन में डिफाइंड होती हैं, ठीक है। जैसे इंथैल्पी डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा जी डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंट्रोपी डिफाइंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इंटर एनर्जी, डेल्टा यू डिफाइन एट सम कंडीशन। तो मतलब किसी न किसी कंडीशन पे इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये सब एनर्जी हैं। जैसे कि अर्जुन के बहुत सारे नाम थे, वैसे इस एनर्जी के बहुत सारे नाम हो गए, इंटर एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी और गैस फ्री एनर्जी। ये सभी एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। और एक चीज़ और समझना आप ध्यान से कि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है दैट इज एक्सटेंसिव होता है। जैसे इंट्रॉपी है, किसी को इंट्रॉपी का फॉर्मूला पता है क्या? delta q by delta t, हाँ, डेल्टा change in heat हाँ, sir, चेंज इन हीट, rate of change of heat, हाँ, डिवाइड बाई टी। या तो ऐसे लिख सकते हो आप कि रिवर्सिव डिवाइड बाई टी। और एट इक्विलिब्रियम यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। हेलो जी सर, जी नमस्ते। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ जी। और डेली वीडियो भी डाल रहा हूँ, देखो वीडियो ग्रुप में डाल देता हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 अच्छा। जी मैं, अच्छा अच्छा ठीक, मैं अभी क्लास लेने के बाद मैं उसे फ़ोन करता हूँ। ठीक है सर, ओके। इसमें क्या सीख रहे हो आप कि
जो क्यू है हीट, ये तो होता है एक्सटेंसिव और टेम्परेचर क्या होता है इंटेंसिव, यानी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अच्छा एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया है। तो यानी कि एक्सटेंसिव डिवाइड बाई इंटेंसिव का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है आपका एक्सटेंसिव। तो ये यहाँ से अपने आप निकाल सकते हो इस चीज़ को, कभी ऐसा नया क्वेश्चन बन के आ जाए तो यू कैन सॉल्व इट। अब जल्दी से मुझे बताना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी इक्वेशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की del U equals to Q plus P delta V. ओके, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो मैंने पहले मैं लिखता हूँ इसको, देखो ये इक्वेशन होती है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन होती है। और ये कैसे आती है? तो देखो थर्मोडायनामिक्स में हमें सिस्टम से इंटरैक्ट करना होता है। देखो मैं इसे बीच बीच से आपको बताऊंगा, इंटरैक्ट करना होता है। तो अगर मैं पूछूं कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है, अच्छा इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो? इट इज़ द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं? यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ पहले। इंटरनल एनर्जी ये क्या होती है? सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और इन द सिस्टम। ठीक है, सो वी कैन राइट इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू, मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता है, रोटेशन करता है, वाइब्रेशन करता है, बहुत सारी एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल के। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न जाने कितनी सारी एनर्जी का सम जो होता है वो एनर्जी होता है, प्लस ई काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो आप? क्योंकि एक सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत टाइप की मोशंस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं, अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट भी होते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी होती है। तो सभी एनर्जी का सम जो है दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो वी कैन राइट इन सभी को हमने एक U0 टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी को हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर से, गैसेस स्टेट से, कि काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 nRT। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, 3/2 nRT, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर n मोल। और अगर आपको 1 मोल के लिखना है तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। तो फॉर 1 मोल वी कैन राइट U इक्वल टू U0 प्लस 3/2 RT। अब मुझे बताओ जरा बच्चों एक बात, क्या इंटरनल एनर्जी किसी सब्सटेंस की बहुत ही एक्यूरेटली निकाली जा सकती है? क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, वेरी ट्रू वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है? यस या नो? No sir. No sir. No sir. क्यों क्यों? बताओ क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो U0 है ना, सर ये क्योंकि कई सारी एनर्जी। हाँ बिल्कुल सही, जो U0 है ना बहुत सारी एनर्जी का सम है, और ये एनर्जी इतनी डिफिकल्ट है कि इसको सभी को अलग अलग निकालना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा भी कितनी सारी एनर्जी का सम हो सकता है। तो इसलिए U0 जो है ना वो एसोसिएटेड विथ लार्ज नंबर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द वेरी ट्रू वैल्यू ऑफ U0। सो इसलिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, वी कैन ओनली फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ कि ये सिस्टम है
और इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 है। वी डोंट नो व्हाट इज U1 या E1 कह सकते हो, U1 कह सकते हो, और ये इंटरनल एनर्जी T1 टेम्परेचर पे है, दैट इज U1, एंड वी डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ U1। बट क्या किया गया, इस सिस्टम को हीट दी गई और इसकी इंटरनल एनर्जी अब U2 हो गई। तो इतना हमको पता है इस रिलेशन से कि U2 बड़ा होगा या U1 बड़ा होगा। टेल मी, अगर मैं हीट दे रहा हूं तो U2 U2 बड़ा होगा और ये टेम्परेचर T2 पे है। वी डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ U2 और वी डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ U1, बट वी कैन फाइंड द डिफरेंस। और जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू U0 में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो U1 3/2 RT1 और U2 3/2 RT2 और U0 से U0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 3/2 R डेल्टा T। ओके, और इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा U इक्वल टू 3/2 R डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब बताओ मुझे, अगर मैं कहूँ कि एक सिस्टम को मैं 300 केल्विन से 600 केल्विन तक चेंज करता हूँ, तो क्या उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज निकाली जा सकती है? Yes sir. यस ना, यस। बट we don't know U1, we don't know U2, but we exactly know what is delta U, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पुट कर देंगे और R की वैल्यू हमें पता है कि R की वैल्यू हम कैलोरी में 2 ले सकते हैं, 2 कैलोरी, या R की वैल्यू हमें 8.31 ले सकते हैं जूल में। तो चेंज इन इंटरनल कैन बी फाइंड आउट, बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। अगर पूछा जाए कि कोई प्रोसेस आइसोथर्मल हो रहा है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर चेंज क्या हो, 0। आइसो मीन सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा, 0। ठीक है, फॉर आइसोथर्मल डेल्टा यू इक्वल टू 0। फाइन, तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और ये फॉर्मूला हमको मिल गया, डेल्टा यू इक्वल टू 3/2 R डेल्टा T। अब मैं फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ कि मान लो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है। अब इंटरनल एनर्जी को चेंज, हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज निकाला जा सकता है, यानी कि एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पे क्या है उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर UA है और यहाँ पर एनर्जी UB है। वी डोंट नो UA, वी डोंट नो UB, बट वी नो एग्जैक्टली UB माइनस UA। वी कैन फाइंड दिस। तो इट इज़ द इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, जो केवल एक पॉइंट पे जिनका केवल डिफरेंस निकाला सकता है उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन, या जो कि पाथ पे इंडिपेंड कर सकते हैं, पाथ पे जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, बिकॉज वी कैन ओनली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एट 2 पॉइंट्स। नाउ ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मैंने कहा U है, इसकी इंटरनल एनर्जी आप कैसे चेंज कर सकते हो, बाय गिविंग हीट और बाय डूइंग वर्क। दो चीज़ों से इस सिस्टम की एनर्जी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए देखो मैंने पहले एनर्जी इसकी U1 माना, अब इस सिस्टम को आपने हीट दे दी Q, तो एनर्जी कुछ बढ़ गई, दैट इज U1 प्लस Q। फिर आपने इसमें कुछ वर्क किया, इस पर कुछ वर्क किया W, तो इस पर एनर्जी और बढ़ गई। वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वर्क देना मतलब हीट ही हो गए तरीके से। U1 प्लस Q प्लस W। क्या किया मैंने, क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले U1 थी, उस पर कुछ हीट दी गई W और कुछ हीट दी गई Q और कुछ वर्क किया गया W, तो टोटल एनर्जी क्या होगी U2। जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, और यहाँ पर डेल्टा U क्या हो जाएगा, Q प्लस W। ठीक है, तो इस ये जो स्टेटमेंट ये जो इक्वेशन लिखी है इसको कैसे पढ़ते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम पर जब वर्क करेंगे तब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, अगर इस सिस्टम खुद वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी घटेगी। गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए W को यहाँ पे प्लस में लिया गया है। साइन कन्वेंशन सर आपने ध्यान दिए हो, मैं यहीं से क्यों शुरू कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मैं बहुत जल्दी से थर्मोकेमिस्ट्री में पहुँचना चाहता हूँ। ओके, अब आपको पता है
सभी को वर्क डन का फॉर्मूला पता है? डब्ल्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस का फॉर्मूला -2.303 RT log P2 by P1 वेरी नहीं गुड, P1 by P2 V2/V1 ठीक है। डब्ल्यू रिवर्सिबल -2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। और इस तरीके से मैं आपसे पूछूं डब्ल्यू इरिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस का क्या फॉर्मूला होता है? -P external delta V वेरी गुड, -P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्योंकि इरिवर्सिबल में गैस का सडन एक्सपेंशन होता है, देन आप वर्क उसमें निकालते हो कि कितना वर्क डन होगा, और रिवर्सिबल में स्लोली गैस एक्सपेंड की जाती है और तब चेक करते हो कि उसकी इंटरनल एनर्जी में या उसमें क्या वर्क होगा। ये दो फॉर्मूले सबको पता है। तो अगर मैं जब डेल्टा यूज करूँ, लार्ज चेंज करूँ, तो समझना है कि इरिवर्सिबल है, वो बात है ना। और जब स्मॉल डी यूज करूँ तो समझ लेना कि वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। अब इनके ग्राफ भी समझेंगे थोड़ा सा, बट अभी मुझे इस पॉइंट पे आगे बढ़ना है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ूँ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, यू ऑल नो व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? same pressure नो, सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर होता है आइसोबारिक, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज सेम प्रेशर। और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जो द प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं उसे बोलते हैं आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? कैसे लिखोगे इसको? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये पी डेल्टा वी। अब बताओ आइसोकोरिक के लिए डेल्टा वी क्या रख दोगे? 0। तो डेल्टा यू क्या आ गया? क्यू। आइसोकोरिक के लिए क्या हो गया? 0। अब ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आप लोग, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बताओ जरा, जो मैंने लिखा है इसे क्या समझते हो आप? इसका क्या मीनिंग है? बताएगा कोई? थर्मोडायनामिक्स में हमें बेसिकली ये चेक करना होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है? जो पाथ इंडिपेंडेंट है। और डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा यू, ये सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। तो अगर मुझे डेल्टा यू निकालना हो, देखो थर्मोडायनामिक्स तो फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा है और केमिस्ट्री में तो बस थोड़ी सी थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री ज़्यादा है केमिस्ट्री में। तो ये जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है ना बच्चों, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, इसको केमिकल रिएक्शन से कनेक्ट करना है हम लोगों को, तभी हम केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स को समझ पाएंगे। तो बेसिकली हम ये सीखना चाह रहे हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होती है।
केमिकल रिएक्शन इज इधर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. तो हाउ कैन वी रिलेट दिस डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी विथ दिस केमिकल रिएक्शन? तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इफ केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम. तो अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो उस रिएक्शन में हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब डायरेक्टली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी और वी कैन ईजिली डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर दैट रिएक्शन. जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन A2B है और इसमें हीट रिलीज जो है, इसमें जो हीट रिलीज है रिलीज इक्वल टू 20 किलो जूल है. तो मैं पूछूं कि इस रिएक्शन का डेल्टा यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्वेंटी किलो जूल. हाँ, नहीं साइन लगाने को, जो जब रिलीज बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, 20 मैंने लिख दिया. इंथैल्पी में साइन लगाना. तो ये मतलब होता है. लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन carried out at constant pressure. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं. सो वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी रिएक्शन में हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब किस थर्मोडायनामिक फंक्शन के बराबर होगी. ठीक है. सो वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि जो Q है that at constant pressure जो Q है वो किस स्टेट फंक्शन के बराबर होगा, ये हम जानना चाहते हैं. तो इसके लिए इसका आंसर निकालने के लिए हमको इस थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना पड़ेगा. ठीक है. और कांस्टेंट प्रेशर पे लिखने के लिए अगेन देखो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और यहाँ से Q क्या आ जाएगा? डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी. और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा P क्या होगा? 0. लेकिन यहाँ पर डेल्टा P का कोई टर्म है क्या? नहीं है. तो फिर Q की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं आ रही है. यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो हीट Q इज द फंक्शन ऑफ U, P एंड V. U एंड V कांस्टेंट प्रेशर पर जो U, P और V तीनों आ रहे हैं इसमें ना, इस इक्वेशन में हीट के कांस्टेंट प्रेशर पे. तो इसका मतलब क्या है कि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे एक न्यू स्टेट फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत है जिसका नाम है इंथैल्पी. तो याद करो, आप लोग इंथैल्पी कैसे डिफाइन करते थे? न्यू स्टेट फंक्शन डिफाइन एट कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी, और कैसे लिखते थे? U प्लस पी बी. अब बताओ इसको ऐसे क्यों लिखते थे? क्योंकि जो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ U, P एंड V. दैट्स व्हाई इंथैल्पी रिटन एज U प्लस P एंड V. और बट वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, वी कैन फाइंड ओनली चेंज इन इंथैल्पी. तो वी कैन राइट H1 U1 प्लस PV1, H2 U2 प्लस PV2, और यहाँ पर H2 माइनस H1, U2 माइनस U1, P कॉमन कर लिया, V2 माइनस V1, और ये आ गया डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. अब बताओ जरा, डेल्टा U P डेल्टा V को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? Q. तो डेल्टा H क्या आ गया? Q. दैट मीन्स अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसमें हीट रिलीज या एब्जॉर्ब इंथैल्पी चेंज के बराबर होती है.
तो इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन क्या हुई, इंथैल्पी डेफिनेशन क्या हुई, तो टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हो सकता है आपको ये बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन कंसेप्ट ऐसे ही इसमें जनरेट होंगे जब आप इस तरह पढ़ोगे तो, है ना। इंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट चेंज ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, total heat change of the system at constant pressure।